सहेली। सखी सहेली। सुनने वाली सभी सखियों, सहेलियों, श्रोताओं को दीपा माहेश्वरी और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। आकांक्षा बोलिए। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई, कैसे हो आप? भाई हम सब ठीक हैं। दीपा जी, मुलाकातें और बातें जो इनका सिलसिला है वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन जल्दी से बताते हैं कि आज पिटारे में क्या है। चलिए। आज कुछ बातें होंगी बचत की, और खासकर जो छोटी छोटी बचत होती है ना, वो आगे चलकर एक बड़ा रूप ले सकती है। और हमारी किसी कहते हैं ना, कुछ अर्जेंसी आ गई जी, या अचानक से कोई ऐसी परिस्थिति आ गई, तो उसमें ये काफी सहायक सिद्ध हो सकती है। आज लगता है कि थोड़ा सा बचा है, लेकिन वो कुछ सालों के बाद देखिए तो वाकई में एक बड़ी पूंजी सामने आती। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही हमारे श्रोताओं से पूछते हैं कि आप बड़े होने के बाद तो देखिए बचत धीरे धीरे कुछ थोड़ी बहुत करते ही हैं, लेकिन क्या बचपन से यह स्वभाव बच्चों में डालना जरूरी नहीं है? हाँ, ये पते की बात पूछी। तो श्रोताओं से पूछते हैं कि क्या आपने बचपन में ये आदत रखी थी कि छोटा सा एक थोड़ा सा ही हिस्सा सही आप बचाते थे, और क्या अब की जो पीढ़ी है यानी कि अपने बच्चों में आपने वो आदत डाली है या नहीं? हाँ, तो मतलब कुल मिला के कि घर में कोई बचत की आदत शुरू से रखा जा रहा है या नहीं, ये जानना चाह रहे हो, है ना? बिल्कुल। और साथ ही चित्रलेखा धारावाहिक जो हम लोग सुन रहे हैं, उसकी अगली कड़ी आज सुनी जाएगी। बिल्कुल, वो सुनेंगे। और देखो, संगीत और गीत का साथ तो हमारा हमेशा ही है, और इस वजह से तो हम सब जुड़े हुए एक दूसरे से, है ना? बिल्कुल। कुछ बोल रहे थे आप? हाँ, यही कह रही थी। गीत संगीत या कुछ ध्वनियाँ जो होती हैं दीपा जी, वो एक लिमिट में या एक लेवल तक जब बजती हैं तो कानों को बड़ी सुहाती हैं जी। लेकिन जब यही इनकी आवाज का जो स्तर थोड़ा सा बढ़ता है, तो वो अगर 100 में से कर्कश हो जाता है तो वो हमारे लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है। लुभाने के बजाय ऐसा लगता है ना कि बस इन आवाजों को या संगीत ही सही बज रहा हो, बंद करो। बिल्कुल। और लगातार सुनना भी, बिल्कुल लगातार दिन भर सुनते रहना, वो भी ठीक नहीं है, खास तौर पे हेडफोन इस तरह की चीजों को इस्तेमाल करके। तो उस बारे में भी हम उनसे भी जानना चाहते हैं, अपने श्रोताओं से, कि क्या घर में किसी को ऐसी आदत है, और अगर है तो क्या आप टोकते हैं उन्हें, या आपको खुद को ही वो आदत है, तो हमें ये भी बताइएगा। साथ ही साहित्यकार आज सखी विशेष के अंतर्गत हम साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ के बारे में बात कर रहे हैं जी, जो समकालीन हिंदी की लोकप्रिय साहित्यकार हैं। आपने हिंदी साहित्य की हर विधा में अपना योगदान दिया है, उपन्यास हो, कहानी हो या कविता लेखन हो, साथ ही साथ अनुवाद, इसमें भी उन्होंने कार्य किया है। जी। और आकांक्षा, इनका जन्म हुआ 26 अगस्त 1967 को राजस्थान जोधपुर में। विज्ञान में स्नातक किया था मनीषा जी ने, लेकिन हिंदी साहित्य में इन्होंने स्नातकोत्तर किया और एमफिल की उपाधि भी इसमें ली, और कथक में भी विशारद हैं आप। वे कहती हैं कि लेखन की प्रेरणा नहीं होती, प्रस्फुटन होता है। मतलब अपने आप से, अंदर से ऐसा लगता है कि मैं लिखूं। मुझे पढ़ने का बेहद शौक था, बचपन में हर मासिक पत्रिका पढ़ा करती थी, ऐसा वे कहती हैं। और हर कॉमिक्स, मतलब जो भी उनके सामने आ जाता था वो पढ़ लेती थी। थोड़ी बड़ी होने पर साहित्य पढ़ना शुरू करा और स्वयं में अंतर महसूस होने लगा। इतना पढ़ा उन्होंने कि खुद अभिव्यक्त करने लगी, यानी कि वो लिखने लगी। फिर वो कहती हैं कि मेरी माँ कविताएं लिखती थी, उनकी डायरी देख देख करके मैं भी लिखने लगी। क्या बात है। और एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि लेखक आम आदमी ही होता है, बस खास उसमें यह है कि जब वो खुद अभिव्यक्त करता है तो बाकी लोग कहते हैं कि बस एकदम यही हम सोच रहे थे, कहने का ढंग बस समझ नहीं पा रहे थे। वे कहती हैं कि लेखक खास के खोल में बैठकर लिख नहीं सकता, खास बनकर ड्राइंग रूम लेखन करेगा तो वो कॉफी टेबल बुक तो लिख लेगा, लेकिन साहित्य नहीं,
जो जनमानस तक पहुंचे। जी, बहुत खूब बात कही इन्होंने। और इनकी चर्चित प्रकाशित जो कृतियां हैं उनमें उपन्यास हैं जैसे कि शिगाफ, शाल भंजिका, पंचकन्या, स्वप्रपाश और मल्लिका। कहानी संग्रह भी है आकांक्षा इनकी कठपुतलियां, गंधर्व गाथा, बौनी होती परछाई, अनामा, एक नदी ठिठकी सी, कालिंदी, प्रश्न का पेड़, लाल डायरी, अतरंग, ये सारी कहानियां जो इन्होंने लिखी ये सब उसमें शामिल हैं। जी, अनुवाद भी किए हैं इन्होंने आकांक्षा। माया एंजेलो की आत्मकथा जो कि वाई केज्ड ब्लाइंड, ये है वाई केज्ड बर्ड सिंग जी, इस पुस्तक का उन्होंने अनुवाद किया है। और लैटिन अमेरिकन लेखक हैं मामा डे, उनके उपन्यास हाउस मेड ऑफ डॉन इसका भी उन्होंने अनुवाद किया है। और बोहेर्स की कहानियों का भी उन्होंने अनुवाद किया है। अपने किरदार जब चुनती हैं कहानियों के लिए तो वे कहती हैं कि मेरे किरदार इसी समाज से आते हैं, लेकिन समाज से थोड़ी दूरी बरतते हुए मेरे किस्सों में फिक्र जगह पाते हैं और ये बरसों किसी परजीवी की तरह मेरे पाहन में रहते हैं। जब मुकम्मल आकार प्रकार ले लेते हैं तब ये परजीवी मुझे विवश करते हैं और कहते हैं उतारो हमें कागज़ पर। तब ये किरदार बनते हैं। कोई कठपुतली वाले की लीक से हटकर चली पत्नी हो, चाहे कोई बहरूपिया हो या फिर कोई बिगड़ैल टीनेजर, इनकी कहानी के पात्र बनते हैं। कहानी के पात्र बनते हैं, यानी कि देखिए लेखक अपने मन की बात कितने अच्छे से उकेर रहा है। और आगे भी कहती हैं वो कि एक लेखक लेखन के समय किस अंतर्द्वंद से गुजरता है। जब ये अनुभव उनसे पूछा जाता है तो वो कहती हैं कि लिखना उन्हें बहुत मूडी बना देता है, क्योंकि मेरे किरदार मेरे अंदर बहुत उत्पात मचाते हैं। कहानी स्वप्रपाश की नायिका, जो उनकी कहानी है स्वप्नपाश जी, उसमें उनकी नायिका ने लगभग जैसे उन्हें बीमार ही कर दिया था। वो कहानी और चरित्र को जीते जी हम कभी स्वयं को भूल ही जाते हैं, ऐसा उन्हें लगता है। जी, मनीषा जी कहती हैं कि सादी इकहरी कहानी नहीं लिख सकती मैं, कहानी स्वयं रफ्तार और मोड़ लेती है।
बनती है ना चलती है। ये सोच के बैठी हूँ, एक राह तो वो होगी तुम तक जो पहुँचती है। इस मोड़ से जाते हैं, इस मोड़ से जाते हैं, कुछ सुस्त कदम रखते, कुछ तेज कदम राहें। पत्थर की हवेली को शीशे के घरों में, तिनकों के नशे मन तक इस मोड़ से जाते हैं। इस मोड़ से जाते हैं। भाई दीपा जी, ऐसा है कि जिंदगी जी, किस मोड़ से गुजरे, आगे चलकर क्या देखना पड़े, अब भविष्य तो किसी ने देखा नहीं है। बिल्कुल, कल लेकिन किसी ने नहीं देखा। हाँ, लेकिन फिर भी भविष्य की सुरक्षा को लेकर हम कुछ योजनाएं तो बना ही सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, और इसी की बाबत तो हम ये बात करना चाह रहे हैं अपने श्रोताओं से, जिन्होंने खूब अच्छे से हिस्सेदारी की और हमें बहुत सारे उन्होंने संदेश भी लिख भेजे हैं कि बचत, छोटी छोटी बचत कैसे बड़ी हो सकती है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं आकांक्षा कि एक एक बूंद से समुद्र बनता है और एक एक वृक्ष मिलकर जंगल का निर्माण करते हैं। उसी तरह छोटी छोटी बचत एक दिन बड़ी पूंजी बन जाती है। जो बचत को नहीं समझते वो बाद में पश्चाताप करते हैं। बचत चाहे धन की हो या समय की, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए तो बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि जो आमद से ज्यादा खाए वो पुरखा दिन दिन पछताए। बिल्कुल सही बात है, और पछताना ना पड़े इसलिए हमारी श्रोता कह रही हैं कि हर महीने 500 या फिर 1000 की बचत की आदत डालनी ही चाहिए। पोस्ट ऑफिस का अकाउंट में हर महीने लगभग 60 महीने तक रेगुलर जमा करने से जो रकम आती है हाथ में, तो बहुत अच्छा लगता है। ये भी एक अच्छा विकल्प है। बच्चों को भी ये बात समझानी होगी कि जब वो भी बड़े हों तो बचत के नियम का अवश्य पालन करें। बचत एक बड़े भाई की तरह काम आ सकती है। बिल्कुल, बहुत सही बात। बहुत छोटे निवेश से भी शुरुआत की जा सकती है। मतलब मान लीजिए अगर 500 रुपए महीना बचा पाते हैं या इससे कम तो भी चलेगा, लेकिन बचत करना बेहद जरूरी है। जी, तो हम जो कहते हैं ना, एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP शुरू किया जा सकता है। यानी हर महीने एक निश्चित रकम जमा करने की बात हो रही है। जी, ये बहुत छोटा लेकिन एक मजबूत कदम हो सकता है निवेश की ओर। जी, तो जितने ज्यादा वक्त के लिए निवेश करेंगे उतनी ही बेहतर आपको एक जमा पूंजी मिलेगी, रिटर्न्स मिलेंगे। जी, अब आप चाहें तो छोटी अवधि के लिए या फिर बड़ी अवधि के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जी, तो जैसे आप उदाहरण दे रहे थे ना कि बहुत छोटे रकम से भी कर सकते हैं, तो वैसे ही मैं ये कहना चाह रही थी आकांक्षा कि 500 रुपए की अगर SIP लेते हैं तो 5 साल के लिए ले लिया जाए अगर उसे, तो मैच्योर होने पर उसी धनराशि को हम आगे बढ़ा सकते हैं, है ना? यही शायद आप भी कहना चाह रही थी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, और इसी तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए अगर इस तरह SIP वाले इस तरह के इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहती हैं तो बैंक में बचत खाता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हर महीने जो भी बचत करें उसे इस खाते में डालिए। आपका बैंक का जो सादा खाता है वो नहीं, ये आपको सेविंग्स या खाता नहीं, ये आपको अलग से एक खाता खोलना होता है, जहां पर आप SIP की तरह इस तरह के आप इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। एक निश्चित रकम हर महीने आप इसमें जमा करा सकते हैं। जी, इसके लिए बैंक से भी सलाह आप लेंगे तो वो भी आपको कई सारी चीजें बताएंगे। SIP जो होती है मतलब हर महीने एक नियत तारीख पर आपके खाते, अगर आपका खाता है तो वो जो राशि है वो सीधे उस खाते में से कटकर आपके निवेश वाले खाते में चली जाएगी। और इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि बैंक खाते में उतने पैसे अवश्य रहें, क्योंकि वो फिर अपने आप चले जाएंगे, है ना? जी, अब तो जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है, तो आपको मैसेज भी आता है बैंक की तरफ से। और एक बड़ा प्रसिद्ध वो है डाकघर मासिक आय योजना, है ना? वो तो मुझे लगता है शायद सभी इस बारे में जानते होंगे, और ये महिलाओं के लिए खास तौर पे बहुत अच्छा ऑप्शन होता है आकांक्षा। इसमें आप 1 से 5 साल तक की जो टाइम है, अवधि है, उसमें निवेश कर सकते हैं, और आप कम से कम 1000 रुपए से भी निवेश कर सकते हैं।
है और ना? अपने निवेश के बारे में ये ज़रूरी है कि किसी एक ज़िम्मेदार परिवार के सदस्य को ज़रूर बताकर रखें। हम्म। उनसे आप किसी भी योजना के पूरे होने पर धन को कहाँ निवेश करना है, इस बात पर उनके साथ बैठकर विचार विमर्श करें। हम्म। मतलब अगर आपने निवेश किया है तो घर के किसी एक व्यक्ति को इस बारे में जानकारी अवश्य होनी चाहिए। गीत सुना जाए इस हाँ, बार? बिल्कुल। लला लला लला, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, जिंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, जरूरत है। जिस दिन पैसा होगा वो दिन कैसा होगा, उस दिन पहिए घूमेंगे और किस्मत के लब चूमेंगे, बोलो ऐसा होगा, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। सुन 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 हवा चली सबा चली, तेरे आंचल से उड़ के घटा चली, सुन 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 कहाँ चली, कहाँ चली, मैं छूने जरा आसमां चली, बादल पे उड़ना होगा, थोड़ा है घोड़े की जरूरत है, हाँ जरूरत है, हाँ जरूरत है। बचत की ज़रूरत है। और जो हम बचत की बात कर रहे हैं ना, तो हमारी एक साथी कह रही हैं कि बात है छोटी बचत की तो वो भी बड़ी हो सकती है। जैसे छोटी-छोटी बूंद से तालाब या हौज़ भरा जा सकता है। वैसे 5 या अधिक साल के लिए छोटी रकम पोस्ट ऑफिस या बैंक में रिकरिंग जमा योजना के अंतर्गत रखते हैं तो वो उस अवधि के बाद पकने पर बड़ी लगेगी, जो बढ़ती उम्र में एक लाठी के सहारे जैसा आधार बनेगी। जी। हमने भी हमारे सेवा काल के दौरान छोटी-छोटी बचत करते हुए बिना लोन लिए खुद का घर बनाया है। आज भी हमारी बेटे को अपने परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए छोटी-छोटी बचत करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। देखिए कितनी अच्छी बात है कि उन्होंने बचत से ही कितना कुछ आगे जिंदगी में वो करते चले गए, है ना? और ये जो बचत की आदत होती है ना दीपा जी, ये ऐसा नहीं कि हम बड़े हो गए हैं और जब हम कमाने लगे हैं हम तभी बचत करना सीखें। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। बचपन से इस बचपन से, आदत जी। को अपने कहते हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि बचत की जो आदत है उसे आदत ना करके अपने संस्कारों में अब शामिल करना होगा और बच्चों को सिखाना होगा कि बचत
बचपन से की जाए। जी, जैसे बिल्कुल। छोटे-छोटे गुल्लक लाके हम अपने गुल्लक में डाला करते थे। हम उसी खुद तरह डालेंगे तो बच्चे भी सीख जाएँगे, बिल्कुल। वो भी बोलेंगे कि हमें चाहिए, हमें दे दो। वो ₹5, ₹10, ₹100 से शुरू करते हैं, फिर धीरे-धीरे वो बढ़ती जाती। वो तो घर के मज़े और वो सब बात है, लेकिन देखिए एक संदेश इसी तरीके का आया है, जैसे पहले भी हमारे एक श्रोता ने लिखा कि बूँद-बूँद से तालाब भरता है, ऐसा हमारे बुजुर्गों ने कहा है। बिल्कुल सही है, छोटी-छोटी बचत से एक दिन बड़ी बचत हो जाती है और आड़े दिन बड़े काम आती है। आज से 30 साल पहले ₹50 भी बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। तब मैंने ₹50 से पोस्ट ऑफिस में एक बचत खाता खुलवाया। साथ में अपनी देवरानी जेठानी यहाँ तक कि मेरी काम वाली का भी उन्होंने खाता खुलवाया। और सच मानिए हमारी यही छोटी बचत हमारी बड़ी बचत हो गई। अपने मुँह से अब मैं क्या तारीफ़ करूँ, जब ज़रूरत पड़ी तो वह रुपए लाखों से ऊपर होकर हमें मिले। मेरी सहयोगी, मेरे बाएँ हाथ और मेरी जेठानी ने भी इस चीज़ को माना और हमारी बचत हमारे अच्छे समय पर काम आए और किसी के आगे हमें हाथ नहीं फैलाना पड़ा। देखिए कितनी बड़ी बात है। हम जो बहनें होती हैं घर खर्च में से अक्सर पैसे बचा ही लेती हैं। बिल्कुल, थोड़ा ही सही लेकिन बचता ज़रूर है और फिर उस पैसे को हम सहेज कर रख देते हैं और हमें लगता है कि ज़रूरत के वक़्त काम आएँगे। तो ये जो घर में रखे हुए पैसे हैं, ये इनकी उपयोगिता और बढ़ सकती है अगर इन पैसों को सही जगह निवेश किया जाए। जैसे वहाँ निवेश करें जहाँ आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा ज़रूर मिले। जी। तो अब जैसे क्या होता है ना, एक तो ये पता होता है सब लोग सबसे पहले तो जो आसपास हम देखते हैं कि किटी पार्टी हो रही है, तो चलो इसमें डाल देते हैं कि भाई 12 महीने बाद वो एक साथ मिल जाता है। और देखिए आप डाल तो सकते हैं और 12 महीने बाद आपको एक मुश्त एक बड़ा अमाउंट तो ज़रूर मिल जाता है, लेकिन ये बढ़ेगा नहीं। ये पैसा आपका बढ़ेगा नहीं। अगर यही पैसा आप रिकरिंग अकाउंट में डालती हैं तो एक अच्छा रिटर्न मिलेगा और आपकी इस बचत को बढ़ने का मौका भी मिलेगा। बिल्कुल। और इसके अलावा जैसे हम सोचते हैं ना कि गहने खरीद लेते हैं, सभी को लगता है कि थोड़े पैसे रखे हैं तो गहने बनवा लेते हैं। तो गहने बन जाएंगे और पैसों का अच्छा उपयोग हो जाएगा, लेकिन इनको बनवाने में जो सोने की गुणवत्ता उसको देखना होगा, जो कैरेट है वो देखना होगा, फिर मेकिंग चार्जेस लगते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते देखते पैसों के जो सोना है उसका जो विक्रय मूल्य है, जी, जब हम बेचेंगे तो वो आपको उतना ही रिटर्न नहीं मिलेगा। जी। तो अच्छा होगा कि अगर सोने के सिक्के या उसके जो गोल्ड बार होते हैं उसमें पैसा लगाया जाए। अगर ये तय कर लें कि किसी खास दिन आप सिक्का ही खरीदेंगी तो ये अवश्य संभव हो सकेगा। हाँ, बिल्कुल। जी। और जब उस सिक्के को जब हम बेचेंगे तो उस दिन जो सोने का जो तय भाव होगा आपको उसी भाव पर वो मिलेगा। तो हम बढ़ा हुआ ही मिलेगा ना, क्योंकि सोने का भाव तो अधिकतर बढ़ता ही है ना आकांक्षा। वो कम तो बहुत ही कम देखने में आया कि कम होता है, बढ़ता ही है। और जब खरीदना हो, अगर ये सिक्का आप खरीदने जा रहे हैं तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जिस दिन भाव थोड़ा सा कम हो रहा हो ना, ऊपर नीचे ये चलता रहता है मार्केट, तो जिस दिन कम हो उस दिन आप सिक्का खरीद लीजिए। और जब ये सिक्के आप एक साथ देखेंगे कुछ सालों के बाद, कुछ एक हो गए 5-10 सिक्के, तो जब एक साथ आप बेचने जाएंगी तो जब इसका रिटर्न लेंगी एक अच्छी रकम आपको मिलेगी। बिल्कुल। तो इस तरह अपने जमा किए जो पैसे हैं, जो पूंजी है, उसको सही जगह निवेश करें और एक अच्छा रिटर्न पाएं। भाई मैं तो कसम खा लेती हूँ ऐसा ही बचत करने की। हमने कसम संग रहने की, आएगा रे उड़ के मेरा हंस परदेसी, खाई है रे हमने कसम संग रहने की, आएगा रे उड़ के मेरा हंस पर
के रंग में ढली मैं, पिया अंग लग लग के भई सांवली मैं। मेरे तन पे छाँव है, मेरे तन पे छाँव है, उसी की रे खाई है रे हमने कसम संग रहने की। आएगा रे उड़ के मेरा हंस परदेसी, हंस परदेसी, मेरा हंस परदेसी। आकांक्षा जी। कार्यक्रम में एक अंतराल का वक्त आ गया है, तो वो ले लेते हैं। तो और जल्दी से आप वापस आते हैं। बिल्कुल जल्दी आते हैं। अंतराल के बाद सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। अंतराल के बाद सभी का स्वागत करते हैं। और दीपा जी, हाँ, हम दोनों भी इंतजार कर रहे हैं कि चित्रलेखा जो धारावाहिक है उसकी अगली कड़ी में क्या होने वाला है। और हमारे श्रोता सखियां भी इंतजार कर रहे हैं, तो सुन लेते हैं। चलिए। चित्रलेखा। विख्यात कथाकार भगवती चरण वर्मा की लेखनी का सुविख्यात चमत्कार चित्रलेखा। सुख और दुख की लहरों पर डूबते उतराते चरित्रों का अंतर्द्वंद्व चित्रलेखा। पिछली कड़ी में हम काशी में थे। श्वेतांग यशोधरा के समीप आने की चेष्टा कर रहा था। यशोधरा बीजगुप्त से प्रभावित हो रही थी और बीजगुप्त अपने मन को ठीक से समझ नहीं पा रहा था। आइए आज पढ़ें इसके आगे। हम लोगों को यहाँ आए हुए कितने दिन हुए? 8 दिन। तो अब पाटलिपुत्र लौट चलना उचित होगा। चित्रलेखा को भूलना असंभव है। पाटलिपुत्र चलने का प्रबंध करो। क्या आर्य बीजगुप्त का वास्तव में लौट चलने का विचार है? अरे मृत्युंजय, मुझे क्षमा करिएगा। मुझ में बहुत बड़ा अवगुण है कि मैं अपनी प्रेरणाओं पर अधिक अवलंबित हूं। अरे मैं नहीं जानता कि 1 घंटे बाद मैं क्या करूंगा। इस समय एकाएक मुझे पाटलिपुत्र की याद आ गई। अरे काशी एकदम मुझे काटने लगा है। काशी में एक पल रहना भी मुझे अब बड़ा कष्ट साध्य होगा।
कब चलने का विचार है आर्य बीजगुप्त? हम लोगों को भी प्रबंध करना होगा। आर्य बीजगुप्त, प्रेरणा पर काम करते समय दूसरों की सुविधा पर भी ध्यान देना मनुष्य का कर्तव्य है। ठीक कहती हो देवी यशोधरा, मुझे क्षमा करना। तुम्हारी सुविधा पर ही मैं अवलंबित हूं, इतना विश्वास रखो। जब तुम उचित समझो तभी मैं चलूंगा। नहीं आर्य बीजगुप्त, मुझे कोई असुविधा नहीं। मैंने तो केवल साधारण बात कही थी। आपको कष्ट ना हो, हम लोग कल संध्या तक लौट चलने का प्रबंध कर लेंगे। हाँ, कुछ सामान मोल लेना है। आर्य श्वेतांग के साथ मैं बाजार से वो सामान कल ले आऊंगी। बीजगुप्त को अपने ऊपर आश्चर्य हुआ। वो बिना अपनी इच्छा के, बिना जाने हुए यशोधरा की ओर आकर्षित होता जा रहा था, और संभवतः वो यशोधरा को अपना भी लेता यदि उस दिन श्वेतांग की मुखांकित भावनाओं ने उसको सावधान न कर दिया होता। वो काशी आया था अपने दुख को भूलने के लिए, अपनी हलचल को दूर करने के लिए। पाटलिपुत्र में रहकर, चित्रलेखा के निकट रहकर, अपने ऐश्वर्य की परिस्थितियों में रहकर उसके हृदय का घाव अच्छा नहीं हो सकता था। पाटलिपुत्र में उसने यही सोचा था। यही सोचकर वो वहां से निकला था। विराग की भावना उसे वहां खींच लाई थी। एक लक्ष्यहीन पथिक की भांति वो घर के बाहर निकल पड़ा था। लक्ष्यहीन पथिक। क्या कोई भी व्यक्ति लक्ष्यहीन है अथवा लक्ष्यहीन होना व्यक्ति के लिए कभी संभव है? शायद हां। क्या मनुष्य का कोई लक्ष्य भी है? मनुष्य परतंत्र है, परिस्थितियों का दास है, लक्ष्यहीन है। एक अज्ञात शक्ति प्रत्येक व्यक्ति को चलाती है। मनुष्य की इच्छा का कोई मूल्य ही नहीं है। मनुष्य स्वावलंबी नहीं है, वो करता भी नहीं है, साधन मात्र है। बीजगुप्त ने करवट बदली। वो सो न सका। अर्धरात्रि बीत चुकी थी। चारों ओर घोर निस्तब्धता का साम्राज्य था। बीजगुप्त ने फिर सोचना आरंभ किया। मैं कल पाटलिपुत्र चल रहा हूं। क्यों? चित्रलेखा से मिलने के लिए, चित्रलेखा को अपने यहां खींच लाने के लिए। नहीं, चित्रलेखा के पास अब न जाऊंगा। क्यों जाऊं? क्या मैंने चित्रलेखा को छोड़ा है? नहीं नहीं, चित्रलेखा ने मुझे छोड़ा है। ये क्यों? संभवतः यही विधि का विधान है। यदि यही विधि का विधान है तो अमिट है। फिर क्यों दुख किया जाए? चित्रलेखा गई, जाए। मैं अपने जीवन को क्यों नष्ट करूं? क्या
त्याग और वेदना से जीवन नष्ट होता है, क्या दुख जीवन का एक भाग नहीं? क्या प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य में सुख ही लेकर आता है? नहीं, दुख इतना ही महत्व का है जितना सुख। तो फिर दुख ही झेला जाए, तो फिर त्याग का ही मार्ग अपनाया जाए। मुझे अपना कर्तव्य करना चाहिए, लेकिन मेरा कर्तव्य क्या है? बीजगुप्त उठ खड़ा हुआ। उसने एक गिलास ठंडा पानी पिया। उसने अपना मुंह धोया। उसके बाद वो लेट गया। मेरा कर्तव्य क्या है? मैं पैदा हुआ हूं कर्म करने के लिए। मेरा कर्तव्य है कि मैं गार्हस्थ्य जीवन व्यतीत करूं। मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने वंश की वृद्धि करूं। इसके लिए मुझे आवश्यक है कि मैं विवाह करूं। क्या विधि का यही विधान है? संभवतः चित्रलेखा मेरे जीवन से इसीलिए चली गई है। विवाह करूं, एक बार गृहस्थी का अनुभव करूं और विवाह के लिए योग्य पात्री भी है। यशोधरा, यशोधरा। सौंदर्य में चित्रलेखा से यशोधरा किसी अंश में कम नहीं है। यशोधरा रत्न है, एक पवित्र प्रतिमा है। क्या यशोधरा से विवाह करना ही पड़ेगा? स्त्रीयोचित सभी गुण यशोधरा में विद्यमान है। फिर यशोधरा ही सही, पर क्या संभव है? मैं एक बार यशोधरा को अस्वीकार कर चुका हूं। किस मुख से यशोधरा को मृत्युंजय से मांगू? बहुत संभव है महासामंत मृत्युंजय यशोधरा का पानी देने से इनकार करते हैं। नहीं, असंभव। अब मैं यशोधरा से विवाह की बात नहीं सोच सकता। बहुत विलंब हो गया है, बहुत विलंब हो गया है। चित्रलेखा, बस चित्रलेखा ही मेरे जीवन में है। चित्त में चित्रलेखा और चिंतन में विचित्र मंथन। बीजगुप्त का मानसिक उद्वेलन अभी शेष है। अगली कड़ी में भी हम इसी का आस्वाद लेंगे अगले सप्ताह। आज की कड़ी में बीजगुप्त का अभिनय कर रहे थे कमल शर्मा। यशोधरा थी सुलक्षणा खत्री और मृत्युंजय के रूप में थे विनोद शर्मा। सूत्रधार हरीश भीमाणी। चित्रलेखा की इस रेडियो प्रस्तुति में सहायक हैं राजेश मलिक और अजय राजकारणे तथा पुस्तक पठन के इस रूप को आप तक पहुंचाने का दायित्व निभा रहे हैं
लोकेंद्र शर्मा और विजय लक्ष्मी छाबड़ा। अब अगली कड़ी तक रेणु बंसल का नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे चित्रलेखा की 37वीं कड़ी। जी, और दीपा जी, जब हम कोई अच्छी चीज सुनते हैं, चाहे वो संगीत हो या रेडियो पर कोई कह सकते हैं कि वक्तव्य हो जी, मतलब एक कहते हैं ना कि एक सीमित एक लिमिट तक वो चीज जब तक कर्णप्रिय है जी, तब तक वो सुहाती है जी। लेकिन जैसे जैसे उस ध्वनि की तीव्रता बढ़ती जाती है तो वो कर्णप्रिय से जब कर्कश होने लगती है जी, तो कहीं ना कहीं वो हमारे कानों को नुकसान पहुंचाती है। बिल्कुल। तो जो भी सुने वो कर्णप्रिय हो, इस बात का ख्याल रखें और हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि गीत के साथ आगे बढ़ेंगे। जी। तो हम ध्वनि की बात कर रहे थे, उसमें भी तेज ध्वनि की बात या तेज संगीत की बात कितना सही है। दीपा जी, एक शोध में पढ़ा था कि किशोर और युवा वर्ग में कम सुनाई देने की जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है
और देखिए ना, हम अपने आसपास भी तो देखते ही हैं कि लोग ईयरफोन या ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर लगातार जी, बहुत हो लगातार रहा कर है। रहे हाँ, हैं। लगातार भी कर रहे हैं और बहुत कर रहे हैं। जी। और ये जी। जो शोध थी इसमें ये भी कहा गया था कि एडवांस टेक्नोलॉजी, स्मार्टफ़ोन या हाई पावर म्यूज़िक सिस्टम के बहुत इस्तेमाल को ही इस समस्या की वजह बताया गया है। जी, और डॉक्टर्स भी कहते हैं उनके अनुसार तेज शोर के कारण आए बहरेपन का कोई इलाज नहीं है, इसलिए बचाव ही हमारे पास एकमात्र उपाय है। तो भई हमारी एक सखी ने लिखा है कि मुझे ज़रा तेज आवाज़ में सुनना अच्छा लगता है, पर बच्चे और श्रीमान जी के कारण थोड़ा कम ही आवाज़ में सुनती हूँ, लेकिन जब भी घर में अकेली होती हूँ तो मुझे मौका मिलता है तेज आवाज़ का। तो भई हम अपनी सखी से कहते हैं तेज आवाज़ में अब अगर आप सुन रही हैं तो डॉक्टर्स की सलाह को भी ध्यान रखिएगा। ये जो तेज़ आवाज़ में जो सुनने वाली बात है ना, एक सीमित उसमें की जाए, जी। कभी-कभी के लिए ठीक है। लेकिन अगर ये तेज़ आवाज़ में सुनना आदत बन जाए, तो आप अलर्ट हो जाइए कि खतरे की घंटी बज चुकी है। और हम सभी जानते हैं कि हमारे कान बहुत नाजुक हैं, शरीर जी। का हिस्सा है। तेज़ आवाज़ से कान के अंदर के हिस्से में जो संवेदनशील कोशिकाएँ होती हैं, उन्हें हानि पहुँचती है। इसीलिए इनके कामों पर भी असर पड़ता है। शुरुआत में तो सुनाई देना कम होगा, लेकिन लगातार तेज़ आवाज़ सुनने से ये जो समस्या है बहरेपन की, ये स्थायी भी हो सकती है। जी। अच्छा आकांक्षा, ट्रैफ़िक का शोर, अलार्म की घड़ी की जो आवाज़ है या सामान्य बातचीत जैसे हम अभी कर रहे हैं, ये सब तो 60 से 80 डेसिबल के दायरे में आते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 85 डेसिबल से अधिक वाले अगर आप आवाज़ सुनते हैं, कान में डालती है और वो भी 8 घंटों से ज़्यादा, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और हम तो देखिए आजकल लगातार ईयरफ़ोन्स पर होते हैं। और अधिकतर होते हैं। और हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि संगीत की तीव्रता को डेसिबल में नापा जाता है। ऐसे तो संगीत 20 से 2 लाख डेसिबल की तीव्रता का होता है, लेकिन हम सभी को 60 से 80 डेसिबल के अंदर की तीव्रता वाला संगीत सुनना चाहिए, जिससे संगीत की गुणवत्ता में कोई दोष नहीं आता और बेहद कर्णप्रिय लगता है। जी, बिल्कुल। और देखिए इसी तरह वो बात आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। वॉल्यूम कंट्रोल का भी हमें ध्यान रखना होगा, 60% से कम हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और ईयरबड्स और ईयरफ़ोन की बात कर रहे थे ना आप, तो इसे दोनों में अंतर है आकांक्षा। ईयरबड्स जो है वो कान के अंदर लगते हैं, जबकि हेडफ़ोन्स जो हैं वो कान के बाहर लगाए जाते हैं। और दोनों में से ईयर प्लग या जो ईयरबड्स की बात है, ये ज़्यादा नुकसान करते हैं और दोनों के ही इस्तेमाल के घंटों का हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, अक्सर कोई काम करते समय या आजकल देखा जा रहा है कि सड़क पर चलते समय लोग बात करने के लिए या अपना जो समय है वो बिताने के लिए संगीत सुनते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से, या तो ब्लूटूथ हेडफ़ोन के ज़रिए या ईयरबड्स के ज़रिए। लेकिन ये जो लगातार सुनने वाली आदत है ना, संगीत भई सभी को प्रिय होता है, लेकिन ये जो लगातार कानों में ईयरबड लगा के या ईयरफ़ोन लगा के सुनने वाली आदत है, ये हमें नुकसान पहुंचाती है। बिल्कुल। और अब अगर हम कहीं शोरगुल वाली जगह चले गए तो हम क्या करते हैं, ईयरफोन का वॉल्यूम तेज करके सुनते हैं, तो ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है आकांक्षा। ईयरबड्स को कहीं रख देना या जमीन पे जब कभी गिर जाए वो, तो हम क्या करते हैं, बस हल्का सा उसको झाड़ा करा ऐसे ही और वापस से अपने कान में डाल लिया, तो ये भी संक्रमण यानी इन्फेक्शन हो सकता है। क्योंकि जैसे आप बता रहे थे कि सभी जानते हैं कि कान का अंदरूनी हिस्सा बहुत ही नाजुक है, तो हमें इस बात का बेहद ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, गाड़ी चलाते समय लगातार हेडफोन पर संगीत सुनना या बातें करना, और या तो रात को सोने पर ईयरफोन लगाकर संगीत सुनना कान के सेहत के लिए ठीक बिल्कुल नहीं है। हमारी साथी कह रही हैं कि कितना संगीत सुनना या कितनी आवाज़ें सुनना सही है। पहले के दौर में बड़े-बड़े साउंड बॉक्स लाकर शादी विवाह में बहुत तेज़ आवाज़ों में पूरे मोहल्ले को सुनाई जाती थी। अब करीब-करीब बंद हो चुका है। अब स्वयं का ब्लूटूथ सिस्टम होम थिएटर कमरों के अंदर रहता है, कम आवाज़ में सुनते हैं, लेकिन ईयरफोन से भी लगाकर संगीत सुनते हैं तो भी ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए। और मोबाइल तो स्वयं बता देता है कि अधिक आवाज़ हो गई है, कम करें, कानों के लिए नुकसानदायक और मस्तिष्क और शरीर के लिए भी नुकसानदायक है। ऐसा भी हुआ है कि बहुत तेज़ अधिक आवाज़ों में कई लोग चक्कर खाकर गिर गए और अनहोनी भी हुई है। जी, और कभी ऐसा हो ना आकांक्षा कि भई सुनाई देने में कभी कमी महसूस हो रही है, तो इसको बिल्कुल अनदेखा नहीं करना है। डॉक्टर से हमें ज़रूर परामर्श लेना है। लंबे समय तक अगर सर्दी, खांसी, ज़ुकाम रहती है ना, तो उसमें भी कभी कान के रोग हो सकते हैं। तो अगर ये लगातार आपको ज़ुकाम हो रहा हो, तो उसको भी अनदेखा
ना करें। बिल्कुल, कान की सफाई जो होती है तीली से कभी ना करें, लेकिन भाई सुंदर और आत्मीय संगीत अवश्य सुने। और दीपा जी, जो संगीत की बात है, संगीत कितना सुनना सही है, हम चाहे कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, कुछ समय अपने लिए भी निकालें और संगीत ये बात तो सुने। सही है। ऐसा हमारे श्रोता कह रहे हैं। संगीत का असर हमारे शरीर और मन दोनों पर पड़ता है, बशर्ते संगीत कान फाड़ू ना हो और संगीत मध्यम आवाज में सुने। अगर हम अपनी पसंद का संगीत सुनते हैं तो हमारा तनाव दूर होता है और संगीत मन को सुकून भी देता है। जैसे ये सुरीला गीत। दीपा जी, हमने आज जो बचत की बातें की वो बातें बड़ी अच्छी थी, ऐसा हमारे श्रोता कह रहे हैं। और ये भी कह रही हैं कि बचत करना एक बहुत बड़ी कला है। बचत की बात करते ही अधिकतर लोगों के मन में ख्याल आ जाता है पैसा, लेकिन मैं सिर्फ पैसों की बचत की बात नहीं कर रही हूँ। बचत कीजिए अपने समय का, अपने काम का, अपनी ऊर्जा का, अपनी खुशियों का, अपने खाने का, अपने सपनों का, साथ ही अपने पैसों का। और बचत कीजिए अपनों की। बचत एक ऐसी कला है जिसको हम वर्तमान में सीखते हैं और भविष्य हमारा उज्जवल मिलता है। क्या बात है, ये देखिए, सिर्फ इन्होंने तो छोटी सी लाइन में सारी बात कह दी है ना। हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं, और देखो समय भी खत्म हो चुका है। तो सभी से विदा लेते हैं। सभी को आकांक्षा सिंह और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। सखी सहेली